आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हरित क्रांति। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले हरित क्रांति है क्या? हरित क्रांति का मतलब अभिप्राय कृषि उत्पादन में हुई जो अचानक वृद्धि या तीव्र वृद्धि हम उसको कह सकते हैं, उससे लिया जाता है, जो कि नई तकनीक तथा उत्तम बीजों के प्रयोग से हो रही है। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकन विद्वान डॉक्टर विलियम गैड ने 1968 में किया था, लेकिन हरित क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। उन्होंने 1960 के आसपास मैक्सिको में खाद्यान्नों की विशेषकर जो कमी थी, गेहूं की उपज कम होती थी, उसको बढ़ाने के लिए इस पैकेज को हरित क्रांति का नाम दिया था, जिससे कि फसलों को बढ़ाया जा सके, उत्पादन जो है वो अधिक, पैदावार अधिक हो सके, जिससे कि खाद्यान्नों की जो समस्या है उससे छुटकारा पाया जा सके। उसके बाद भारत में हरित क्रांति की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता के पश्चात देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए गए, किंतु इनमें पर्याप्त सफलता नहीं मिली। भारत में तीसरी योजना काल यानी कि 1966 तक कृषि उत्पादन आशानुरूप न बढ़ने से खाद्यान्नों की स्थिति और विकट हो गई। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने नई कृषि नीति, जैसा कि इस नीति के फलस्वरूप गेहूं की उपज में तीव्र वृद्धि हुई तथा अन्य उपजों की वृद्धि के लिए भी प्रेरणा मिली। इसी प्रकार देश में 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, ऐसा माना जाता है। हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी कारक और कुछ विशेषताएं जो हैं वो क्या क्या हैं, जैसे भारत में हरित क्रांति के लिए जो उत्तरदायी कारक हैं और विशेषताएं, उनमें सबसे पहले उन्नत किस्म के जो बीज हैं उनका प्रयोग हम करते हैं। भारत में 1966 के बाद कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया जाने लगा। आरंभ में उन्नत बीजों का प्रयोग 5 फसलों गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का और ज्वार के लिए किया गया। उन्नत किस्म के बीज गेहूं के लिए सरबती, सोनोरा, कल्याण, हीरो, बाजरे के लिए HB फर्स्ट, मक्का के लिए गंगा 101, ज्वार के लिए CHS2 और चावल के लिए LR 8, ताइचुंग 65, जय पद्मा, रत्ना आदि अधिक उपज देने वाले जो किस्में थी उनके बीजों का प्रयोग किया गया। सन 1966 से लेकर 2003 तक 35 वर्षों में उन्नत बीजों के अधीन कृषि क्षेत्र में लगभग 36 गुना की वृद्धि हुई। इन 35 वर्षों में हुई। दूसरा था रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, क्योंकि भारत में हरित क्रांति के आने के बाद गोबर की खाद की अपेक्षा रासायनिक जो खादें थी उनका जो है प्रयोग बढ़ा, उनका प्रचलन बढ़ा और 1966 में 11 लाख टन रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया था। सन 2001-2 तक 174 लाख टन हो गया और अभी भी लगातार ये बढ़ता ही जा रहा है। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार खेतों का आधिकारिक रासायनिक खाद देकर कृषि की जो उत्पादकता है उसमें उसको बढ़ाया जा सकता है, बढ़ोतरी की जा सकती है। तीसरा जो इसमें था सिंचाई का विस्तार। भारतीय कृषि मानसून वर्षा पर ही निर्भर थी, जो अनिश्चित था, अनियमित थी, अभी भी है। अतः कृषि के लिए सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए भारत में 1967 के बाद सिंचाई के विस्तार पर भी बल दिया गया और देश में वर्ष 1965 में लगभग 320 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा थी, जो कि बढ़कर लगभग 2002-03 में 726 लाख हेक्टेयर हो गई और अभी भी इस पर बढ़ोतरी जारी है। चौथा जो पॉइंट है वो है कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग, यानी पेस्टिसाइड है उनका हम प्रयोग
करने लग गए। फसलों में बीमारियों से उत्पादन में लगभग जो कमी आती थी 1/4 की, अतः फसलों की कीड़े मकोड़े और बीमारियों से बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उत्पादकता को अगर बढ़ाना है तो इनसे बचना पड़ेगा। इनकी रोकथाम के लिए विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का छिड़काव किया जाने लगा और हरित क्रांति के अधीन इन दवाइयों के प्रयोग पर बल दिया गया, जिससे कि उत्पादन में वृद्धि हुई। 5वां है आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग, यानी कि नई नई टेक्निक्स जो हैं उनका प्रयोग किया जाने लगा, मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा। कृषि फार्मों में आधुनिक तकनीक और कृषि के लिए जो यंत्र हैं उनको बढ़ावा दिया गया। हरित क्रांति से जिसको बल मिला, आज किसानों ने पुराने परंपरागत साधारण और अधिक समय लगाने वाले यंत्रों के स्थान पर आधुनिक कृषि यंत्रों जैसे कि ट्रैक्टर है, कंबाइन है, हार्वेस्टर है, थ्रेसर है, डीजल इंजन है आदि का प्रयोग शुरू कर दिया। इन सभी साधनों के प्रयोग से अब भारतीय किसान अपने सभी कृषि जल्दी तथा बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। किसानों को सस्ती और अच्छी मशीनें दिलाने के लिए राज्य सरकारें और भारत सरकार सब्सिडी भी देती है और कृषि उद्योग निगम की स्थापना भी की गई है। बहुफसली प्रणाली, आधुनिक कृषि यंत्रों, उन्नत बीजों, रासायनिक खादों, सिंचाई आदि की सुविधाओं से फसलें कम समय में पककर तैयार होने लगी। इससे एक ही खेत में वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाना भी संभव हो गया। वर्तमान में देश के कुल सिंचित क्षेत्र के लगभग 35% भाग पर 2 से अधिक फसलें बोई जाती हैं। इससे किसानों की आर्थिक दिशा में काफी सुधार हुआ। उसके बाद है कृषि शोध और शिक्षा। कृषि शोध एवं शिक्षा हरित क्रांति की एक प्रमुख विशेषता है। इसे उत्पादन तथा विकास की नवीनतम पद्धतियों का प्रयोग सुगमता से किया जा सकेगा। भारत सरकार ने 1975 से ही कृषि अनुसंधान सेवा का गठन करके सारे देश में जिला स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि ज्ञान केंद्र खोले हैं। इन केंद्रों द्वारा विभिन्न माध्यमों से प्रचार के द्वारा किसानों की नवीनतम जो जानकारियां होती हैं वो किसानों तक पहुंचाई जाती हैं। उसके बाद है मिट्टी परीक्षण, यानी कि सॉइल जो टेस्टिंग है उसके द्वारा भी उत्पादन में वृद्धि की जाती है। जैसे मिट्टी परीक्षण से ये पता लगाया जा सकता है कि इसे किन किन तत्वों की कमी है, ये जो मिट्टी किस प्रकार की, इसमें कौन से तत्वों की कमी है, जिससे कि विभिन्न प्रकार के रासायनिक खादों से उनको पूरा किया जा सकता है। इसके साथ ये भी पता चलता है कि कौन सी मिट्टी किस प्रकार की फसल के लिए उपयुक्त होती है, ताकि उस मिट्टी में वही फसल बोई जा सके और उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। फिर है मिट्टी संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन। मिट्टी का अपरदन तथा भूमि प्रदूषण मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को नष्ट कर देते हैं। विद्वानों के अनुसार ये दोनों ही मिट्टी की रेंगती हुई मौत इनको कहा जाता है। हरित क्रांति के बाद इन दोनों पर नियंत्रण करने के साथ साथ बंजर व अनुपजाऊ भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए भू संरक्षण कार्यक्रम के अधीन अनेक उपाय किए गए। भारत सरकार ने मिट्टी के संरक्षण के लिए बहुत सारी ऐसे जो है मिट्टी की संरक्षण के लिए बहुत सारे उपाय किए गए हैं और भूमि संरक्षण जो कार्यक्रम है उसको बल मिला है, लेकिन मिट्टी में सुधार हुआ है और उसका बचाव भी आजकल किया जाता है। समर्थन मूल्य, अनेक बार कृषि उत्पादन अधिक हो जाने की वजह से बाजार में कृषि उपजों की कीमतें कम हो जाती हैं। इसका कृषि के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने कृषि लागत तथा मूल्य आयोग विभिन्न फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है। इससे किसानों के मन में उपजों की किसी बिक्री संबंधी कोई दुविधा जो है वो नहीं रहती और वे निश्चित होकर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने की कोशिश करते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विद्युतीकरण है, जो कि हर गांव तक बिजली पहुंचाई है सरकार ने। कृषि उत्पादों की जो बिक्री है उसके संबंधी जितनी सारी जो सुविधाएं हैं वो आजकल जो सरकार है वो किसानों को दे रही है। किसानों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध करवा रही है। यातायात के जो साधन हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा यातायात के साधनों का विकास किया जा रहा है। सड़कें जो है वो बनाई जा रही हैं, खेतों तक आजकल सड़कें बन गई हैं, प्रत्येक गांव तक सड़कों को बना दिया गया है। रेल आदि का भी विकास जो है जोरों पर है और
कृषि को उद्योग का दर्जा देना आदि ने भी भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने का एक महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। इसके अलावा हरित क्रांति से संबंधित बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप इस चैप्टर में पढ़ते हैं, जैसे कि किसानों के बारे में, खाद्यान्नों की आत्मनिर्भरता के बारे में, किसानों की समृद्धि के बारे में, उनके लाभ, उनके हानियों के बारे में, उद्योगों का जो विकास है जो कृषि के ऊपर आधारित है उनके बारे में, कीमतें जो है वो कैसे प्रभावित होती हैं उनके बारे में, बेरोजगारी संबंधी। तो हरित क्रांति एक पैकेज है जो कि इसके लिए